जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं लगातार डेली सुबह के 8 बजे ये क्लास लेके आ रहा हूँ और ये प्रयास कर रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से जितने भी अभी तक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी जो आई है उस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर वो चीज़ दे दें जो आपकी परीक्षा के लिए 100% यूजफुल हो। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसके पहले मैंने टेक्सोनॉमी स्टार्टअप किया है और स्टार्ट करने के बाद हमने जो है 3 क्लासेस ली है और ये आज चौथी क्लासेस होने वाली है, खासकर टैक्सोनॉमी पर। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि अगर किसी भी आज का जो टॉपिक है, खासकर सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर किया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने सहयोग दिया और उन्होंने और क्या क्या चीज़ें क्लासिफाई की, तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। और एक चीज़ आप भी जानते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जितना अगर आप बायोलॉजी के शब्दों को तोड़ते हैं उतना ही ज़्यादा ये और ही सरल हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, सबसे पहले आज ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आखिर किस आधार पर किया गया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायो के आधार पर, लाइफ के आधार पर, जीवन के आधार पर क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन करने का सबसे बड़ा ये कॉन्सेप्ट था कि बायोलॉजी की और भी कितनी ज़्यादा सरल बनाई जा सके ताकि फ्यूचर में जो पीढ़ी आने वाली है उन्हें और कितना आसान हो सके। और एक शुरुआत की गई थी और इस शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, कार्लोस लिनियस थे, जिन्होंने सबसे पहले प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन किया और फिर इसके बाद ये क्लासिफिकेशन आगे की तरफ और बढ़ते चला गया। थर्ड किंगडम आया, थर्ड आया और फिर फोर्थ आया। थर्ड को हैकल ने दिया और फोर्थ को कॉपलैंड ने दिया, फिफ्थ को व्हिटेकर ने दिया, सिक्स्थ को कैवे जो है कार्लोस ने दिया था और सिक्स को जो है सिक्स किंगडम्स को जो है कैवेलियर स्मिथ ने दिया। और तब जाकर ये क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है वहाँ पे जाकर रुकी और भी चीज़ें आज भी चल ही रही हैं। ठीक है, तो आज जो चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। किसी भी प्रोसेस को बेहतर करने के लिए आपको एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से करना होगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक रूटीन से पढ़ना होगा, एक सही तरीके से पढ़ना होगा, तभी जाके सिलेक्शन होता ही है, नहीं तो फिर नहीं होता है। ऐसे ही वर्षों बीतते रहते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले डेवलप किया गया एक सिस्टम और यह सिस्टम किस पर आधारित था? बायोलॉजी के ऊपर आधारित था और बायोलॉजी के आधार पर ही इन्हें अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जो है रैंक में डिवाइड किया गया और फिर जाके ये, और आज जो हम पढ़ रहे हैं इसका सिर्फ और सिर्फ यही योगदान है कि बायोलॉजी और कितनी सुगम से पढ़ी जाए और कितनी सरलता से पढ़ी जा सकती है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ऑपरेट करते हैं और ऑपरेशन के द्वारा चलते हैं। बायो का मतलब भी होता है, ध्यान रखिएगा, बायो का मतलब भी है, बायो का मतलब भी होता है क्या? लाइफ से है। किससे है? लाइफ से। और लाइफ आप भी जानते हैं दो सेक्शंस में मिलते हैं, प्लांट में भी मिलता है और एनिमल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एनिमल में देखने को मिलता है। भाई प्लांट भी ग्रोथ करता है, प्लांट भी ग्रोथ करता है, ये भी साइज को इंक्रीज करता है और साइज इंक्रीज करने के साथ साथ इसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट बनते हैं, फिर वो नए प्लांट की तरफ ले जाते हैं। और इसी तरीके से एनिमल में भी है कि एनिमल का भी यही कैरेक्टर रहा है कि ये भी पहले क्या होते हैं? ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करने के साथ साथ एडल्ट स्टेज में आते हैं, फिर जो है ढेर सारी प्रोसेस होती हैं लाइफ की और लाइफ के बाद लास्ट में डेथ हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस तब तक चलती हैं जब तक बायो के साथ, ध्यान रखिएगा, जब तक बायो के साथ लाइफ जुड़ी है और ये दोनों के अंतर्गत होता है। इसी वजह से सबसे पहले लिनियस ने इस सिस्टम को क्लासिफाई किया था। ठीक है,
अच्छा, इसके पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि लीनियस का जो क्लासिफिकेशन करने का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि प्लांट की सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर है, प्लांट में आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है। क्या मिलता है? क्लोरोफिल देखने को मिलता है। क्लोरोफिल्स का मतलब क्या होता है? जो ग्रीन हो। कैसी हो? ग्रीन हो। और ग्रीन हो तो फिल कैसा होता है? फिल का मतलब जो है लीफ होता है, जिसकी पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। उससे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल होने की वजह से प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। दूसरा करेक्टर इन्होंने ये लिया कि इनके पास सिलवाल पाया जाता है। क्या मिलता है? सिलवाल देखने को मिलता है। और तीसरा करेक्टर ध्यान रखिएगा, जो तीसरा करेक्टर है वो करेक्टर ये है कि ये लोकोमोशन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? लोकोमोशन की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन इसी की ठीक अपोजिट अगर देखा जाए तो प्लांट में एनिमल में क्या होता है? एनिमल में क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो एनिमल में जो क्लोरोफिल होता है यह पूरी तरीके से एब्सेंट पाया जाता है। और इसी वजह से एनिमल पैरासाइट होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पे सेलवाल भी नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? सेलवाल भी देखने को नहीं मिलता है। और तीसरा एक करेक्टर ध्यान रखिएगा, एनिमल की जो सबसे जो स्पेशल करेक्टर है ये है कि ये लोकोमेशन बराबर करते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेशल करेक्टर के आधार पर ही, बायोलॉजी के आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ चलेंगे तो आपको देखने को और भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया गया था। कौन सा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया गया था, सबसे पहले यही चर्चा में आया। ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, वो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन का नाम क्या था? नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा, और एक तीसरी जो स्पेशल, सबसे स्पेशल कैटेगरी है, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है आपको। और इनसे रिलेटेड और भी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये तीन स्पेशल हैं जिनका क्लासिफिकेशन में बड़ा ही अहम रोल रहा है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक एक पॉइंट हम लोग लेके चलते रहेंगे, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक एक करेक्टर को लेके चलेंगे। ठीक है। एक एक करेक्टर को थोड़ी सी बात बता दें, फिर एक एक टर्म को लेके चलेंगे। इसमें क्या था? फ्यू करेक्टर को लिया गया। इसमें क्या किया गया था? फ्यू इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को लिया गया था। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को लिए गए यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। और तीसरा जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। क्या था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो क्लासिफिकेशन था, इनका जो बेस बनाया गया था, इनका बेस सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर था
कि इवोल्यूशन की टेंडेंसीज क्या हैं, मतलब किस तरीके से प्लांट में एवोल्यूशन देखने को मिला या एनिमल में देखने को मिला, और ये इसी को टारगेट रख करके ये क्लासिफिकेशन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करना है, और यही आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ये जो स्पेशल कैरेक्टर लिया गया, पॉइंट नोट करते चलना है, हम वही पॉइंट देंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है, बेस्ड ऑन वन आर फ्यू इम्पोर्टेंट करेक्टर, क्योंकि आप भी जानते हैं जब किसी भी करेक्टर का, किसी भी चीज़ का हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो उसका जो करेक्टर है सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट की जाती है, और बेसिक चीज़ें ही बाद में वही शिखर पर पहुंच जाती हैं, मतलब शून्य से शिखर की तरफ। इसके बारे में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था थियोफ्रेस्टस के द्वारा, थियोफ्रेस्टस के द्वारा थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था, और ये 370 से लेके, ध्यान रखिएगा, 370 से लेके 285 बीसी में इन्होंने इसके बारे में बताया था। और थियोफ्रेस्टस को हम आप जानते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी भी इन्हें कहा गया है, ये भी आप ध्यान रखना है। अच्छा, बेस ऑफ हैबिटेट इन्होंने क्या बनाया था? बेस ऑफ हैबिट, बेस ऑफ हैबिट की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से ध्यान रखने की बात है। बेस ऑफ हैबिट में इन्होंने क्या क्या रखा था? सबसे प्लांट के नेचर को रखा कि प्लांट जो है हर्ब नेचर का होता है, और कैसा होता है? अंडर श्रब नेचर का पाया जाता है, अंडर श्रब नेचर का होता है। और किस नेचर में होता है? श्रब नेचर में देखने को मिलता है। और किस नेचर में देखने को मिलता है? ट्री नेचर में। तो प्लांट के सबसे पहले इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट जो है इन चार करेक्टर के आधार पर हमको आपके हमारे इन्वायरमेंट में इसी चार करेक्टर के आधार पर प्लांट दिखाई देते हैं, जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कौन? थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। शुरुआत यहाँ से। इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, इनकी जो स्पेशल बुक थी, इनकी स्पेशल बुक की अगर हम बात करें तो इनकी स्पेशल बुक कौन थी? इनकी जो स्पेशल बुक का नाम था, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? ये बुक याद रखिएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम इन्होंने इस बुक का नाम रखा था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ एक पॉइंट और हम आपको दे रहे हैं कि लीनियस का यहाँ पे क्या योगदान रहा है। लीनियस ने क्या किया था? लीनियस ने ये किया था कि 1707 से लेकर 1778 के बीच में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी ढेर सारी बुक के बारे में लिखा था। इनकी कौन कौन सी स्पेशल बुक थी, ध्यान रखिएगा, और इसके साथ साथ हम आपको डेट भी बताएंगे, तो डेट भी नोट करते चलिएगा। सबसे अच्छी बात ध्यान रखिएगा, सबसे बात ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इनकी जो बुक आई थी सिस्टेमा नेचुरई आई थी। क्या आई थी? सिस्टेमा नेचुरई आई थी, नेचुरई आई थी, ठीक है। ये सबसे इनकी पॉपुलर बुक थी, और इस बुक का जो डेट था 1735 में आई थी। कब आई थी? 1735 में। इसके बाद इनकी और एक बुक आई थी हॉर्टस अपलैंडकस,
अपलैंडकस, हॉर्टस अपलैंडकस बुक आई थी। ठीक है, इसका डेट थोड़ा सा नहीं क्लियर है। ठीक है, बाकी फिलोसोफिया बोटानिका भी आई थी। कौन आई थी? फी फिलोसोफिया फिलोसोफिया बोटानिका आई थी। ये भी इनकी बड़ी स्पेशल बुक रही थी और इसको भी ध्यान रखना है। यह बुक इनकी 1751 में आई थी। कब आई थी? 1751 में। और एक बुक इनकी थी, इस बुक का नाम था जेनरा प्लांटेरम। क्या था? जेनरा जेनरा प्लांटेरम प्लांटेरम जनरल प्लांटेरम आई थी और ये आई थी 1737 में। कब आई थी? 1737 में। और एक बुक का नाम था क्रिटिकल बोटानिका। क्या नाम था इसका? क्रिटिकल बोटानिका। क्रिटिकल बोटानिका क्रिटिकल बोटानिका जो है ये भी 1737 में ही आई थी, मतलब इसी के साथ ये पब्लिश की गई थी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक और साइंटिस्ट थे, उनको भी यहाँ पे साइड में हम नोट कर दे रहे हैं। वो साइंटिस्ट थे बेंथम और होकर। बेंथम और होकर बेंथम और हुकर ने क्या किया था, ध्यान रखिएगा। बेंथम और हुकर ने भी जेनरा प्लांटेरम लिखा था। क्या लिखा था? जेनरा प्लांटेरम रखा था। प्लांटेरम ये भी इन्होंने ही लिखा था। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि कौन ज़्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ भी देख रहे हैं लिनियस ने भी इसी के बारे में लिखा था। लिनियस ने भी जेनरा प्लांटेरम को लिखा है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इन्होंने भी जेनरा प्लांटेरम लिखा था, इन्होंने भी लिखा था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये पूछा जाए कि सर ये बताएं कि कौन सा बेहतर है, तो आप बेंथम और हुकर को ही सही करना है। अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो ये थोड़ा विवादास्पद है, लेकिन आपको बेंथम और हुकर का ही कॉन्सेप्ट सही करना है। ठीक है, और एक बुक का नाम लिख लीजिएगा, स्पेसीज प्लांटेरम। एक और बुक का नाम लिख लीजिएगा, स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज प्लांटेरम प्लांटेरम ये भी इन्हीं का बुक था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला जो पोर्शन है वो है कि स्पेसीज प्लांटेरम के अंतर्गत स्पेसीज प्लांटेरम के अंतर्गत 7300 स्पेसीज को खोजा गया। कितने? 7300, ये नंबर याद रखना है। 7300 स्पीसीज के बारे में ध्यान रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो मेन मोटिव था कि कैरेक्टर ऑफ स्टैमेन, कैरेक्टर ऑफ स्टैमेन के आधार पर, किस पर? कैरेक्टर ऑफ स्टैमेन के आधार पर ये क्लासिफिकेशन की गई। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टैमेन के नंबर, स्टैमेन के नंबर, साइज, नंबर, साइज और इनका फॉर्म क्या था, किस स्वरूप में मिलते थे, इस आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। और ध्यान रखिएगा, और इस क्लासिफिकेशन की वजह से, क्योंकि स्टैमेन क्या है? एंड्रोसियम को कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करता है। और एंड्रोसियम होने की वजह से इस क्लास को एक और स्पेशल नाम से जानते हैं, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ
क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसको कहा जाता है। ये कभी भी आपके दिमाग में अगर कन्फ्यूज़न हो तो आपको ये वाला नाम याद रखना है कि इसके बारे में कौन बताया था? लीनियस ने बताया था। कौन बताया था? लीनियस ने बताया था। ये नाम ज़रूर याद रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखना है, और एक पॉइंट ये याद रखना है कि प्लांट को डिवाइड किया गया था कुल मिलाकर 24 क्लास में। कितने? 24 क्लास, या इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया गया था? ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी हाईलाइट करके नोट कर लेना है। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, या तो यहाँ पे क्लास रहेगा या तो ग्रुप रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, लीनियस ने सबसे पहले 24 क्लासेस में क्या किया? डिवाइड किया गया। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? 7300 स्पीशीज थे। कैरेक्टर इनका स्टेमिन के आधार पर डिवाइड किया गया, और स्टेमिन नंबर, साइज और फॉर्म के रूप में। और एंड्रोसियम का ये कैरेक्टर है, इस वजह से सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। और प्लांट को 24 क्लास या 24 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये बेहतरीन था, और यहाँ से जो क्वेश्चन जितने बन सकते थे उन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपका एप्लीकेशन पे सब कुछ मिलेगा। एप्लीकेशन पे दोनों क्लास भी मिलती रहेंगी, और क्लास साथ साथ आपकी पीडीएफ, जो क्लास की जो पीडीएफ है, ये भी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद दूसरा सिस्टम हमारा क्या था? दूसरा जो सिस्टम था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक के आधार पर। मतलब प्रकृति में, इस इन्वायरमेंट में जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल कैरेक्टर हैं या प्राकृतिक कैरेक्टर हैं, उनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस सिस्टम की सबसे खास बात थी, क्या ये खास बात थी कि बेस्ड ऑन, ध्यान रखिएगा, बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर के आधार पर ही इस क्लासिफिकेशन का बेस बनाया गया। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था B.L. जेसू। क्या नाम था? B.L. जेसू सबसे पहले यही इसके फील्ड में आए, और इनको जो है फॉलो किया गया था। फॉलो किया गया था किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट थे A.P. कैंडोली, A.P.D. कैंडोली, इन्होंने सबसे पहले बताया। और इनके साथ साथ एक साइंटिस्ट और थे, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन ने B.L. जेसू को सपोर्ट करते हुए इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवरी किया। और यहाँ पे एक जो और पॉइंट बनता है वो ये है कि 161 फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। ध्यान रखिएगा, 161 यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप IMP भी लिखते चलिएगा, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। 161 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बताया था।
स्पर्म के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बेंथम और हुकर, बेंथम और एंड हुकर ने, इनका क्या योगदान था इसमें। बेंथम और हुकर ने 1862 से लेकर 1862 से लेकर 1883 तक, 1883 का इस डेट को याद रखिएगा कि इस बीच में इन्होंने क्या काम किया था। इन्होंने जो काम किया था, इनकी सबसे पॉपुलर बुक रही है, उस बुक का नाम याद रखिएगा, जेनरा प्लांटेरम। क्या नाम था? जेनरा प्लांटेरम। प्लांटेरम के बारे में इन्होंने बताया था। और इसकी कुल 3 वॉल्यूम आई थी। कितनी वॉल्यूम आई थी? 3 वॉल्यूम आई थी, मतलब 3 एडिशन में आया था। जो सबसे पहले फर्स्ट एडिशन, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट एडिशन आई थी, सेकंड एडिशन आई, सेकंड एडिशन आई और थर्ड एडिशन आई। इनकी जो थर्ड एडिशन थी ये बहुत ही पॉपुलर रही, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन की अगर हम बात करें, इसका डेट लिख लीजिएगा, 1862 से 65 के बीच में। और दूसरा जो है 1865 से लेकर 80 के बीच में। और तीसरा जो है 18 से 80 से लेकर 83 के बीच में। 3 बुकें आई थी और तीनों का एडिशन आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट, जो भी हम पॉइंट आपको दे रहे हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको नुकसान करे, ठीक है। हर चीज़ आपके लिए है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको नोट करते चलना है, कोई भी ऐसी चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे मिलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ से सबसे खास बात, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया, इस क्लासिफिकेशन के बाद, इस क्लासिफिकेशन के बाद जो है, इस क्लासिफिकेशन के बाद डार्विन आए। कौन आया था? डार्विन आए थे। पूछा जा सकता है कि ये बताइए डार्विन कब आए थे। तो इसी थ्योरी के बाद डार्विन की कमी उपस्थिति आई थी। डार्विन थ्योरी इसी के बाद आया था, इनका इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था किस आधार पर था? स्पर्मेटोफाइटा या सीड प्लांट पर। जो बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था, वो स्पर्मेटोफाइटा या इसी को सीड प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड प्लांट भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के बीच में कौन आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम आपको नोट करा दे रहे हैं, इसको नोट करते चलिएगा। यहाँ पे नोट करते चलना है कि सबसे पहले जो देखा गया था डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन वाले प्लांट, और फिर इसके बाद मोनोकोटिलिडन प्लांट। कौन? मोनोकोटिलिडन प्लांट। ये दोनों चीज़ें देखी गई थी, ठीक है। और इनके बीच में जिम्नोस्पर्म आया था। क्या आया था? जिम्नोस्पर्म आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चंस है यह पूछा गया है कि डाइकाट और मोनोकाट के बीच में क्या आता है। तो आपको ध्यान रखना है जिम्नोस्पर्म आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि और कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है। और बेंथम हुकर ने क्या किया था, आइए देख लेते हैं। बेंथम हुकर ने और किस पर काम किया था? इन्होंने जो वर्क किया था लगभग 202 फैमिली पर। कितने फैमिली पर? 202 फैमिली पर इन्होंने काम किया। और इसकी जो इन्होंने सीरीज बनाई थी, 21 सीरीज की थी,
ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट फैमिली आई थी, कौन सी? फर्स्ट फैमिली। पूछा गया है ये क्वेश्चन कि फर्स्ट फैमिली किसमें आई थी और उसका नाम क्या है, तो आपको रैनन कुलेसी याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? रैनन, रैनन कुलेसी, रैनन कुलेसी फैमिली याद रखना है। और इसकी जो इंड फैमिली थी, इसकी जो इंड फैमिली थी उसका क्या नाम था, ये भी नोट कर लीजिएगा। इनकी जो इंड फैमिली थी, इनकी जो इंड फैमिली थी ग्रैमिनेई, ग्रै ग्रैमिनेई थी, या इसी का बाद में नाम रख दिया गया पोएसी फैमिली, पोएसिएई फैमिली रखा गया था। तो ये कभी भी चाहे आपसे ये पूछा जाए या इसी का कॉमन नेम आपसे ये पूछा जा सकता है, ये इंड फैमिली है। और रैनन कुलेसी जो है यह फर्स्ट फैमिली है जिसे बेंथम और हुकर ने सबसे पहले सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो अगला जो पोर्शन आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का आता है। किसका आता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या था? इनकी सबसे स्पेशल क्लास ये थी कि फाइलों के आधार पर, मतलब और कितना एवोल्यूशन हुआ और कितने परिवर्तन हुए कि ये क्लासिफिकेशन लायक। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई नई चीज़ तब आती है जो पहले से क्या हो, पहले से और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो, अपडेटेड वर्जन हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया जाता है। और ये जो कैरेक्टर था बेस्ड ऑन, बेस्ड किस पर था? इवोल्यूशनरी टेंडेंसी पर, इवोल्यूशनरी टेंडेंसी पर, ये इसी पर बेस्ड था। और इसके पब्लिकेशन के बाद, आफ्टर पब्लिकेशन, इसके पब्लिकेशन के बाद ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई थी। क्या आई थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई थी। डार्विन की जो बड़ी चर्चित जो है ये थ्योरी रही है। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इसी के बाद में आई थी। और यह जो थ्योरी आई थी 1859 में। कब आई थी? 1859 में आई थी, ये याद रखना है, ठीक है। और भी कुछ साइंटिस्ट थे जिनका जो है योगदान रहा था खासकर इस फील्ड में। तो और कितने हैं उनको भी देख लेते हैं। लगभग कुल 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो इनका भी नाम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7 और 8। एक साइंटिस्ट थे इकलर। क्या नाम था? इकलर, इकलर थे। और इसके बाद एंगलर आए थे, एंगलर आए। और फिर प्रेंटल आए। कौन आए? प्रेंटल आए थे। और फिर कौन आया था? इकलर आए, इकलर आए, एंगलर आए, प्रेंटल आए। और फिर रेंडल बेसे, रेंडल और बेसे आए थे। कौन आए थे? रेंडल, रेंडल और फिर बेसे आए थे, बेसे आए थे। और फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक साइंटिस्ट थे हचिंसन, 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 ठीक है। और एक और आए थे ए एल ताकता जन, ए एल ताकता, ताकता जन आए थे। इन्होंने क्या दिया था? इनका योगदान क्या था? इन्होंने मॉडर्न फाइलोजेनेटिक दिया। क्या दिया? मॉडर्न फाइलोजेनेटिक दिया था। और इसी के साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे क्रॉनक्विस्ट, क्रॉनक्विस्ट, इनको भी नोट कर लीजिएगा। इनका भी मॉडर्न, इन्होंने भी मॉडर्न
फाइलोजेनेटिक दिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन लोगों का बड़ा योगदान था और खासकर बायोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ और थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। और अगला जो इनका जो पोर्शन है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एंगलर और प्रेंटल। एंगलर और प्रेंटल, एंगलर और प्रेंटल आए। इन्होंने 1849 से 1893 के बीच में आए थे और इन्हें जर्मन बॉटनिस्ट कहा गया। क्या कहा गया था? ये जर्मनी से थे और इस वजह से इन्हें जर्मन बॉटनिस्ट कहा गया, जर्मन बॉटनिस्ट कहा गया। ठीक है, और इनकी एक बड़ी चर्चित बुक आई थी इनकी सबसे एक चर्चित बुक आई थी, उस बुक का नाम था डाई नेचुरलिचियन पिफ्लैजियन फैमिलीज। डाई नेचुरलिचियन चुरलिचियन पिफ्लैजियन पिफ्लैजियन फैमिली, ये इनकी बुक थी। ठीक है, इस बुक का नाम याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा। यह पूछा भी गया है, ये क्या हुआ है, यह पूछा भी गया है। तो इस बुक को आपको रिटन करना है, याद करके रखना है। ठीक है, अच्छा ये बुक जो है इनकी कब आई थी? 1887 से लेके 1899 के बीच में। अच्छा अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग 280 फैमिली आई थी। कितनी? 280 फैमिली आई। और ये फैमिली जो है किसका था? एंजियोस्पर्म का था। कितना किसका था? एंजियोस्पर्म का था। एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सीड जिसके ऊपर कवरिंग होती है और ये कवरिंग सीड कोट का बना होता है और सीड कोट की वजह से ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ये भी अगर नहीं है तो ध्यान रखना है। अगर यहीं जिम्नो होता तो क्या होता? सीड की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें है मोनोकॉट। मोनोकॉट, मोनोकार्ड कैसा था? सबसे प्रिमिटिव था। इनका ये कहना था कि मोनोकार्ड जो प्लांट हैं सबसे पहले आए थे, मतलब ये प्रिमिटिव था, ये प्रिमिटिव था। ठीक है, और ये प्रिमिटिव था और इस प्रिमिटिव ऑर्डर में दो ऑर्डर भी आए थे। उन ऑर्डर का नाम नोट करिएगा। एक ऑर्डर था पेंडेनेलिस, पेंडेनेलिस, पेंडेनेल्स। ये कैसा था? सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर था। ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर का नाम क्या है, तो आपको पेंडेनेलिस याद रखना है। ठीक है, पेंडेनेलिस, पेंडेनेलिस ये याद रखना है। ये ऑर्डर है। ठीक है, ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर है, एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसके साथ साथ एक और ऑर्डर आता है कैंपेनकुलेट ऑर्डर। क्या आता है? कैंपेनकुलेट ऑर्डर, कैंपेनकुलेट ऑर्डर। ये सबसे एडवांस ऑर्डर था। ये कैसा एडवांस था? सबसे मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर था। ठीक है, अच्छा ये आपको ध्यान रखना है और मतलब ये सबसे आधुनिक ऑर्डर था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे जो सीड प्लांट की अगर हम बात करें तो सीड प्लांट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आप भी जानते हैं कि प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी इनकी क्या थी? जिम्नोस्पर्म की थी। एक कैटेगरी इनकी जिम्नोस्पर्म की थी और दूसरी कैटेगरी एंजियोस्पर्म की। किसकी? एंजियोस्पर्म की थी।
और इसी एंजियोस्पर्म में दो तरीके के प्लांट आते हैं। एक होता है डाइकोटिलिडन प्लांट, और यहाँ पे जो आता है मोनोकोटिलिडन प्लांट आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, खासकर जो भी हमने दिया एंगुलर फ्रंटल का, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग धीरे धीरे चलते रहेंगे, और कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, जल्दबाजी इस बात को लेकर है कि सिलेक्शन कितना हो जाए, लेकिन धैर्य से पढ़ना है, स्थिर होकर पढ़ना है। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त तरीके से जो है क्लास तो पढ़ते ही रहिए, साथ साथ प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी लगाते रहिए, प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी लगाते रहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा, ठीक है। तो आज जो है लगभग मैंने जो कॉन्सेप्ट देना था वो मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, और कल इसी के आगे वाली जो क्लास है, कल हम लोग पढ़ेंगे हचिंसन का क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है? हचिंसन का क्लासिफिकेशन। ये सब कुछ आप नोट करते चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।